नमस्कार दोस्तों, दास्तान टाइमलेस टेल्स के नए एपिसोड में मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ। 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पोल हैदराबाद। आज जिन लेखक की रचना में पढ़ने वाली हूँ उनका नाम आधुनिक या मॉडर्न हिंदी कहानी के सफर में बहुत महत्वपूर्ण है। बिना सिर्फ लेखक बल्कि एक बेहतरीन नाटककार और अदाकार के रूप में भी जाने गए हैं। पार्टीशन की दुखद कथा को बयान करते उनके उपन्यास तमस के लिए 1975 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री भीष्म साहनी जी की। अपनी रचनाओं के माध्यम से साहनी जी ने जीवन और समाज से गहरे जुड़े प्रश्नों को उठाया। तो आज की कहानी श्री भीष्म साहनी की कलम से। नाम है चीफ की दावत। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छुपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। मां का क्या होगा? इस बात की ओर से उनका और उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान ना गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, मां का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गईं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े वाले इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहां फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया है। मां से कही कि जल्दी ही खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो सो गई और नींद में खर्राटे आने लगे तो? साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या मां को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठे रहें, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले? 11-12 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम मां और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वो जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। मौका बहस का नहीं था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर मां की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों से मां की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। मां दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी थी, दुपट्टे में मुंह लपेटे माला जप रही थी। सुबह तैयारी होती देखते हुए मां का दिल भी धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। मां, आज तुम जल्दी खाना खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। मां ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसा भी हो, अपने काम से जल्दी निपट लेना।
अच्छा बेटा। और मां, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहां बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहां आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। मां अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और मां, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। मां लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक इधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देशी अफसर और उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वो सर झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ मां, जरा इस पर बैठो तो। मां माला संभालती पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं मां, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, ये खाट नहीं है। मां ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव मत घूमना, ना ही वो खड़ाऊं पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वो खड़ाऊं उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। मां चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी मां? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लो। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधगुली आंखों से मां की ओर देखने लगे और मां के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहां लगाई जाएं, बिस्तर कहां बिछें, पर्दे किस रंग के लाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात मां से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। मां को सर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो मां, पहनकर आओ जरा देखूं तो। मां धीरे से उठी और अपनी कोठरी में पड़े कपड़े पहनने चली गई। ये मां का झमेला तो रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा। कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। मां सफेद कमीज और सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छुप पाए थे। पहले से कुछ कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वूड़ियां हो तो पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। चूड़ियां कहां से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, ये कौन सा राग छेड़ दिया मां? सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूं ना, निरा लंडूरा तो नहीं लौटाया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे मैं जेवर लूंगी। मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए मां को एक बार फिर हिदायत करते गए, मां, रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी। तुम कह देना मां अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वो नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते मां का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो क्या जवाब दूंगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर वो घबरा उठती है, ये तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूंगी। मां का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांग लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वो है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए।
श्यामनाथ की पार्टी सफलता की शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रॉ में बह रहा था जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट नहीं थी, ना अड़चन थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहां पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देशी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सर हिलाती, और श्यामनाथ की स्त्री तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रौ में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही ना चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ, रास्ता दिखाते हुए पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। दास्तान में अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए बोल हैदराबाद 90.4 FM। మనం దశలో 3,50,333 రకాల మేకలు ఉన్నాయి. 420 రకాల రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారా? దాంట్లో 2 నిజాయితీ పరులతో 16 మంది అటు ఇటు కాకున్నారు. మరి చూసినట్లయితే బోల్ హైదరాబాద్ 90.4 FM. సొల్లు తక్కువ, మ్యాటర్ ఎక్కువ. బజావ్ అంటే People love to have a mother, wife, and of course a girlfriend too. Then why not a daughter? Save the girl child. Grandma? Hello, child. What are you doing? I'm making turmeric powder from fresh turmeric. Why? Because I'm old and I have arthritis and turmeric helps me reduce pain. National Institute of Health recommends 500 milligrams of turmeric twice daily for relief of pain from rheumatoid arthritis. It smells really nice too. स्वागत है दास्तान में। सुनते हैं आगे की कहानी। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के सामने बैठी मां अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी पर सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूल रहा था। मुंह से लगातार खर्राटे की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जाते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सर पर से खिसक आया था और मां के झड़े हुए बाल आधे गंजे सर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि मां को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। मां को देखते ही देशी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी और इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। मां हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसे घबराएं कि कुछ कहते नहीं बना। झट से पल्ला सर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी।
मां, तुम जाकर सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। मां ने झिझकते हुए, अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाए। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए आगे किया। मां और भी घबरा उठी। मां, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में मां ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देशी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं मां, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ मां का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू? कहो मां, मैं ठीक हूं, खैरियत से हूं। मां कुछ बड़बड़ाई। मां कहती है मैं ठीक हूं। कहो मां, हाउ डू यू डू? मां धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू? एक बार फिर क्या कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में मां का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और मां सिकुड़ी सी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी मां गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती हैं। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी मां गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सर हिलाते हुए मां को टकटकी बांधे देखने लगे। मां, साहब कहते हैं गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। मां धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है? वाह मां, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतने शौक से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है? वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पतरा अनारा दे। देशी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। मां कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, मां। इसके बाद हां या ना का सवाल ही नहीं उठता था। मां बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरसती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरियाणी माए, हरियाणी बहने, हरियाते भांगी भरिया है। देशी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठी। 3 पंक्तियां गाकर मां चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। मां ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव में दस्तकारी क्या है? श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ है साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती हैं? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोला, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं, औरतें फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या फुलकारी? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद मां को बोले, क्यों मां, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? मां चुपचाप अंदर गई और अपनी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी। जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देख श्यामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, मां बना देगी। क्यों मां,
साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें एक ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना? मां चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर मां का वाक्य बीच में से ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, वो जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सर हिलाया, धन्यवाद दिया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और मां पर से सबकी नजरें हट गईं, तो मां धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबकी नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वो बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों के बांध तोड़कर उमड़े हों। मां ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही नहीं आते थे। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। मां दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा मां की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। मां, दरवाजा खोलो। मां का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? मां कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई और क्यों वो ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? मां उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े और मां को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। ओ अम्मी, साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूं। ओ अम्मी, ओ अम्मी। मां की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में चिप गई। मां की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पहुंचते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूं। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया। उसकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें मां के शरीर पर से हट आईं। क्या कहा मां? ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा अपनी मां को पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहां क्या करूंगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले आओ। मां, तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। मां चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर ताकती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या तेरा साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी मां फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे भी बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूं। मां के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की यूं ही नहीं होगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले कोई थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और मां दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ
अब सो जाओ मां, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। उम्मीद करती हूँ कि ये फिर से नई कहानी के साथ दास्तान के लिए लौट आए। अगर आपको स्टोरी नरेशन में इंटरेस्ट है या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी नई नई स्टोरीज है जो हमको यहाँ पे नरेट करनी चाहिए आपके लिए, आप हमें वो सारी कहानियाँ मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है bolhyd90.4@gmail.com। दास्तान में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी टाइम पर। तब तक के लिए सुनते रहिए बोल हैदराबाद 90.4 FM। बजाओ। .4 FM बजाओ।